बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय होते हुए भी यह किसी न किसी अन्य विषयों से संपर्क रखता है या उनका संबंध अन्य विषयों से होता है। मैंने आपको कल बताया था कि राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही हम राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक किस आधार पर संबंध रखता है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए कि राजनीति विज्ञान एवं भूगोल सामान्यतः जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत राज्य की सीमाएं, विकास, राज्य का क्षेत्रफल, सरकार के कार्य, तुलनात्मक अध्ययन, न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय संगठन, राज्य एवं उसका स्वरूप, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, हालांकि इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके बाहर भी अपन बहुत कुछ अध्ययन क्षेत्र अपन को प्राप्त होती है, जैसे कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, भिन्न भिन्न देशों की शासन व्यवस्थाओं का कैसे अध्ययन किया जाता है, किस देश में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और किस देश का शासन का स्वरूप एकात्मक है या संघात्मक है। राज्य की शासन व्यवस्था में या अपन ये कह सकते हैं कि कार्यपालिका नाम मात्र की होती है या वास्तविक होती है, हालांकि इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ अपन थोड़ा सा ये देखें कि भूगोल के तहत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। भूभाग जो एक निश्चित होता है, धरातल, वन, वन्यजीव, प्राकृतिक संसाधन, खाद्यान्न सामग्री, मिट्टी, पहाड़, पठार, नदी, झील, प्राकृतिक आपदा, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति, भौगोलिक स्थिति, इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त। सबसे पहले तो देखिए कि इन दोनों में क्या संबंध होता है। भूगोल और राजनीति विज्ञान का विशेष गहरा संबंध पाया जाता है और इस बात से ये कहा जा सकता है कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के बिना अपन राजनीतिक क्रियाओं का संपादन नहीं करते और राजनीतिक क्रियाओं के अभाव में हम भौगोलिक परिस्थितियों से ना तो निपट सकते हैं और ना ही उसमें परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। तो सबसे पहला आपका यही पॉइंट आता है कि राजनीति विज्ञान के लिए भूगोल ने क्या दिया है, यानी भूगोल को राजनीति विज्ञान की तरह। जैसा कि देखिए कि राजनीति विज्ञान के तहत अपन राज्य की कल्पना करते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं और चारों आवश्यक तत्वों में सबसे पहला होता है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इन चारों ही तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भूभाग, और ये भूभाग कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें भूगोल से प्राप्त हुआ है। इसे अपन परिभाषित इसलिए करते हैं कि राज्य की जब परिभाषा आती है तो उसको ये कहते हैं कि निश्चित भूभाग पर बसी हुई जनसंख्या जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती हो और उसमें संप्रभु शक्ति कार्य करते हो, उसे अपन राज्य कहते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भूगोल की सबसे बड़ी जो देन है राजनीति विज्ञान के लिए है वो है आपकी भूभाग। इसके अलावा देखिए राज्य की उत्पत्ति या राज्य का विकास उसके प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, यानी कि जितने उसके पास में प्राकृतिक संसाधन अधिक होंगे राज्य उतना ही विकास करेगा। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन भी विशेष तौर से राजनीति विज्ञान के लिए विशेष महत्व। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए जाने वाले समझौते हों या पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार के समझौते करने हो, व्यापारिक संबंध किस प्रकार स्थापित करने हो, यह इन क्षेत्रों के यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित करता है। क्योंकि जो राज्य आत्मनिर्भर होता है और वह किसी वस्तुओं को निर्यात करने की क्षमता रखता है, निश्चित है कि वह ज़्यादा लाभ कमाता है। लेकिन जिन राज्यों में इस प्राकृतिक संसाधनों का अभाव पाया जाता है वह हमेशा ही विदेशों से नई चीज़ों को आयात करने, खाद्यान्न सामग्री की पूर्ति करने में उसका अधिकतम पैसा खर्च हो जाता है। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही हम राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि प्राकृतिक आपदा, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा अधिक होती है वहाँ राज्य की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कमज़ोर पाई जाती है, क्योंकि अधिकांश पैसा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हो जाता है। लेकिन जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा कम आती हैं या अपन ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार से कोई ओलावृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप इत्यादि अगर नहीं आते हैं तो वहाँ राज्य की स्थिति में सुधार पाया जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि पहले पॉइंट में कि भूगोल ने राजनीति विज्ञान को निश्चित भूभाग, प्राकृतिक संसाधन और खाद्यान्न की सामग्री की आपूर्ति करने का विशेष प्रयत्न किया गया है, या अपन ये कह सकते हैं कि दिया है, जो राजनीति विज्ञान के लिए बहुत बड़ी देन मानी जाती है। इसी प्रकार से देखिए कि राजनीति विज्ञान ने भूगोल के लिए क्या दिया है, दोनों बातें हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल भूगोल ने ही राजनीति विज्ञान को ये चीज़ें समर्पित की हैं। राजनीति विज्ञान ने भूगोल को भी बहुत कुछ दिया है। कभी कभार क्या होता है कि भौगोलिक स्थिति किसी राज्य की ऐसी होती है कि जहाँ हमेशा बाढ़ आती है या जहाँ पर पानी की ज़्यादा आवक होती हो, या भौगोलिक स्थिति कभी ऐसी होती है कि वहाँ पर खाद्यान्न की सामग्री की आपूर्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक क्रियाओं के आधार पर ही ऐसी योजनाएं संचालित की जाती हैं जिसके आधार पर जहाँ पानी की मात्रा कम होती है और जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी वाले क्षेत्र को अपन कम पानी वाले क्षेत्रों में भेजने के लिए नहर परियोजना इत्यादि संचालित करते हैं। तो ये सब राजनीतिक क्रियाओं के आधार पर ही संभव है। यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जिस प्रकार से नियम और कानूनों का निर्धारण किया जाता है, ये राजनीति विज्ञान की देन मानी जाती है। या अपन सामान्यतः ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ने भी भूगोल में परिवर्तन करने की क्षमता के आधार पर बहुत कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयत्न किया है। और यही कह सकते हैं कि भूगोल ने जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान को भूभाग, प्राकृतिक संसाधन, खाद्यान्न सामग्री, प्राकृतिक आपदा से निपटने और संस्कृति एवं इन चीज़ों को बनाए रखने में योगदान दिया है, वहीं भौगोलिक परिस्थितियों में या भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन करने, राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने या किसी योजनाओं का संचालित करने में राजनीति विज्ञान की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब बात आती है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे माने जा सकते हैं। तो जहां अपन मान सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर या निश्चित भूभाग के अभाव में अपन राज्य की कल्पना नहीं कर सकते और राज्य के अभाव में अपन प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक आपदाओं से नहीं निपट सकते। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि जहां भूगोल वन और वन्य जीवों के आधार पर अपन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे कि जड़ी बूटी होती हैं या अन्य प्रकार से कीमती पेड़ पौधे होते हैं इत्यादियों का संरक्षण, इन्हें सदुपयोग करने के लिए राजनीतिक क्रियाएं ही सामने आती हैं। तो सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अभाव में भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन करना संभव नहीं है और भौगोलिक स्थिति के अभाव में अपन राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपका संबंध है राजनीति विज्ञान एवं भूगोल के साथ। इसी प्रकार से देखिए कि दूसरी तरफ अगर देखें कि इसे भूगोल को हटाकर अगर अपन राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, वही चार कड़ी इसमें रहती हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र को क्या दिया है, समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है और दोनों एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। तो सामान्यतः देख लीजिए कि राज्य में तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि राज्य की सीमाएं, विकास, राज्य का क्षेत्रफल, सरकार के कार्य, तुलनात्मक अध्ययन आदि सारी राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं समाजशास्त्र के तहत व्यक्ति, समाज, समुदाय, संघ, राज्य और राज्य एवं व्यक्ति के साथ संबंध, समाजीकरण, सांस्कृतिकरण, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक प्रवृत्ति, रीति रिवाज, विवाह संबंध, रक्त संबंध, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के कार्य या कल्याणकारी राज्य के, इन चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए कि दोनों इस प्रकार का यह है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध पाया जाता है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में गहरा संबंध पाया जाता है क्योंकि सामाजिक धरातल पर ही राजनीतिक क्रियाएं संभव हुई हैं। जैसे कि अपन मानते हैं कि पहले परिवार यानी कि व्यक्ति होते थे, व्यक्ति परिवारों का गठन करता, यह परिवार गठन एक समाज के रूप में परिवर्तित होता, फिर समुदाय का निर्माण होता, फिर संघ का निर्माण होता। इस समुदाय और संघ में कोई ऐसा मुखिया होता जो पूरी पारिवारिक स्थितियों को या पूरे परिवार पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के तहत भी अपन जिन उच्च पद यानी पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वह एक लीडर के रूप में कार्य करता है। तो सामान्यतः दोनों में ही यह संबंध है कि दोनों ही एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था को संचालित करने में कार्य है। इसी प्रकार से देखिए कि समाजशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देना है। जैसे अपन कह सकते हैं कि राज्य और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से, ये हमें समाजशास्त्र के आधार पर ही हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में मानते हैं कि यह मातृ सत्तात्मक सिद्धांत होता है, रक्त सिद्धांत होता है, यह पितृ सत्तात्मक सिद्धांत होता है, यह दैवीय सिद्धांत होता है। इन चीज़ों की व्याख्या हमें समाजशास्त्र के तहत ही मिलती है और इन चीज़ों की व्याख्या भी अपन ये कह सकते हैं कि इनके जो धरातल पर टिकी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि व्यक्ति होता है और समाज होता है, यहाँ पर भी अपन जानते हैं कि राजनीतिक क्रियाएं केवल व्यक्ति और राज्य के मध्य ही इर्द गिर्द रहती हैं।
जैसे कि यह है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करता है? समाज से करता है। उसी प्रकार से समाज उसकी पूर्तियों को नहीं कर पाता है तो फिर समुदाय के द्वारा की जाती है, और समुदाय अंत में धीरे धीरे राज्य के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से करता है, तो दोनों का आधार ही एक हो जाता है। तो सामान्यतः ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को एक आधार प्रदान किया है। रीति रिवाज जो वर्तमान में यानी कानूनों के रूप में परिवर्तित हुए हैं, सांस्कृतिकरण जो अपन की संस्कृति बनी हुई है उस संस्कृति के अनुसार कानूनों का निर्माण किया जाता है, समाजीकरण समाज में किस प्रकार के कितने वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, इन चीज़ों की व्याख्या भी अपन इस समाजशास्त्र के माध्यम से राजनीति विज्ञान में करते हैं। जैसे कि समाज का वर्गीकरण समाजशास्त्र के तहत आता है। भारत के समाज को देख लीजिए, 4 वर्गों में विभाजित किया गया। उसी प्रकार से राजनीति के आधार पर भी अपन मनु है, कौटिल्य है, इनको भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को समाज का व्यवस्थित ढांचा प्रदान कर राजनीतिक क्रियाएं उत्पन्न करने में विशेष महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। लेकिन दूसरी तरफ अपन ये कह सकते हैं कि क्या राजनीति विज्ञान ने भी समाजशास्त्र को दिया है? समाजशास्त्र की जितनी भी घटनाएं थीं वो केवल रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित थी, इन्हें कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त थी। राजनीति विज्ञान ने इसे कानून के रूप में परिवर्तित करके इन चीज़ों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया है कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन चीज़ों को अपनाता है, और यदि नहीं अपनाता है तो उसे वैधता के रूप में या उसे नियम के अनुरुद्ध उसे कार्य करने पड़ते हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ने समाजशास्त्र की बहुत बड़ी देन ये की है कि उन्होंने राज्य को परिभाषित किया है, समाजीकरण की प्रवृत्ति को समझाया है, सांस्कृतिकरण को स्पष्ट किया है, सामाजिक समस्याओं के निदान जैसे कि सामाजिक समस्याएं हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, या अपन कहते हैं कि बाल विवाह है, इस प्रकार की इन क्रियाओं को एक नियमबद्ध तरीके से निर्धारित कर इस समाज को नियंत्रित करने का कार्य किया है। रीति रिवाज है जिसमें रीति रिवाज यदि अच्छी हैं और एक लंबे समय तक अगर अपनाई हुई हैं तो उसे कानूनी मान्यता प्रदान करने में राजनीति विज्ञान का विशेष योगदान रहा है। इसी प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति के राजनीति विज्ञान के तहत भी सिद्धांत दिए गए हैं, और राज्य की उत्पत्ति के जैसे 4 सिद्धांत बताए हैं। जैसे कि एक माना जाता है दैवीय सिद्धांत, एक है आपका शक्ति सिद्धांत, एक है आपका समझौता सिद्धांत, और एक है आपका ऐतिहासिक विकासवाद का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? समाजशास्त्र से प्राप्त होगी। इन्हीं को आधार मानकर राजनीतिक क्रियाओं का संचालन, जैसे कि राज्य में किस व्यक्ति का शासन होना चाहिए, इसी प्रकार से यहाँ पर सरकार का गठन किया गया है। इसी प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, इसे यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लिया गया है। राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए न्याय का होना आवश्यक है, न्याय किस प्रकार का किया जाना चाहिए, इसे राजनीति विज्ञान में निर्धारित किया गया है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में गहरा संबंध पाया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक कैसे है कि जब तक सामाजिक ढांचा हमें प्राप्त नहीं होता तब तक राजनीति विज्ञान की आधारशिला खड़ी नहीं हो सकती। और इसी प्रकार से कि समाजशास्त्र के जिन तत्वों के आधार पर पहले वैधता नहीं थी, जैसे कि रीति रिवाज हैं, कोई सामाजिक कार्य है, उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान राजनीति विज्ञान के द्वारा किया जाकर इस समाज को व्यवस्थित तरीके से करने में दोनों की एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। क्योंकि सामाजिक क्रियाओं के अभाव में राजनीतिक क्रियाएं संभव नहीं है, और राजनीतिक कानूनों के अभाव में सामाजिक मान्यता प्राप्त होना संभव नहीं है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि राजनीति विज्ञान का और किन विषयों के साथ में अच्छा संबंध है जो अपन इसके अभाव में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। धन्यवाद।